अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 301 का लेसन नंबर 9। बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि प्लानिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत होती हैं और इसी तरह की मतलब ज़्यादातर हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, रिफ्लेक्टेड अपॉन प्लानिंग, आइडेंटिफाइड 3 डोमेन ऑफ प्लानिंग, इम्पॉर्टेंट है जी डोमेन। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। शुरुआत में हम देख लेते हैं जी एब्रीवेशन को, यानी कि कैप। डोमेन ऑफ लर्निंग में हमारे पास आएगा 3 चीज़ें, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब आगे बस क्वेश्चन आता है जी। अच्छा गाइस, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपकी एमसीक्यूज और शॉर्ट रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिस पूरे टॉपिक को मैं डिस्कस करती हूँ वो अंडरलाइन भी है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन वाइज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपके पास पहला क्वेश्चन आता है जी, वाई डू वी नीड टू प्लान। प्लान करना क्यों ज़रूरी है। अब उसकी प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट एज देयर आर 3 characteristics ऑफ मास्टर टीचर। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मास्टर टीचर की पहली की 3 कैटेगरीज को इन्वॉल्व करता है। अब मास्टर टीचर ट्रेड्स, मास्टर टीचर बेसिकली होता क्या है। देखिए, मास्टर टीचर इज द वन हु इज एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। एक एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट में से हम मास्टर टीचर कहते हैं। अब वो क्यों होते हैं एक्सपर्ट, वो कैसे होते हैं। दे आर वेल ऑर्गेनाइज इन देयर प्लानिंग, वो बेहतरीन प्लानिंग करते हैं। दे कम्युनिकेट देयर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली टू द स्टूडेंट। दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर स्टूडेंट। अच्छा, आपके पास एक क्वेश्चन आता है जी, हाउ टू प्लान, व्हाट टू प्लान एज अ टीचर। आप एज अ टीचर कैसे प्लान करेंगे। पहले आप पॉइंट लिखें जी, गोल, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, मेथड और स्ट्रेटजी। अब बेसिकली गोल क्या होता है। एक टीचर का एक गोल होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों को एक बेहतर सिटीजन बनाना। तो ऐसा क्या करे कि वो पूरे के पूरे गोल को अचीव कर सके। देखें, एक 40 से 45 मिनट की वीडियो में लेक्चर के टाइम के दौरान आप एक बेहतर सिटीजन नहीं बना सकते, बट अगर आप रोज़ाना के बेस पे वो सारे चीज़ें दोहराते हैं तो वो आप इस तरह अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये स्मॉल एक्शन की सीरीज़ होती है, या यूँ कह लें स्मॉल एक्शन की स्टेप्स ऑफ सीरीज़ होती है जो कि गोल को डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए काम आती है। ये जो स्टेप्स होते हैं ये इंटीग्रेटेड होते हैं, ये सॉरी गाइस याद रखिएगा, दीज आर नॉट इंटीग्रेटेड। ये सीरीज में होते हैं, इंटीग्रेटेड नहीं होते। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ये वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जब लेसन के एंड पर आप स्टूडेंट्स को हासिल होते हैं, यानी कि वो अब इसे क्या कहेंगे, दैट इज मॉरल, एक नतीजा, एक अच्छा लेसन जो बच्चे स्टूडेंट इन द एंड ऑफ द लेसन अचीव करते हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी, अब स्ट्रेटजी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि मेथड क्या होता है, और फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएट करें स्ट्रेटजी के अंदर से, यानी मेथड और स्ट्रेटजी को डिफरेंशिएट करें। मेथड एक ऐसा मतलब तरीका जिसमें टीचर बुक में से पढ़ाती है, यानी कॉन्टेक्ट टू द स्टूडेंट करती है। इसके बाद स्ट्रेटजी, ये वो तरीका होता है कि वो रास्ता होता है जिसे अपना कर हर टीचर अपने सेट किए हुए गोल को थ्रू ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन हो गई जी, टू टीच सर्टेन कंटेंट टू द स्टूडेंट इज कॉल्ड मेथड। अ स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी इज अ मेथड विच हेल्प टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इज प्लानिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग। इट्स अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो आप कहेंगे यस, प्लानिंग इज अबाउट अ टीचिंग, बिकॉज when teacher is planning something, सॉरी हम क्वेश्चन में इसमें लिख रही थी तो मैंने चेक नहीं किया, इज प्लानिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, तो आप लिखेंगे यस, प्लानिंग इज अबाउट डिसीजन मेकिंग। अब आप कैसे इसे डिस्कस करें, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस करें जी। अगर आप कह रहे हैं तो आप
आपको इससे डिस्कस करना भी आना चाहिए। ये तो बहुत भी अजीब से लिखा गया है। यहाँ आपसे पूछा जाता है जी डिस्कस करें, ठीक है। अब आप डिस्कस करेंगे, आप कहेंगे व्हेन अ टीचर इज प्लानिंग समथिंग he is taking a decision because the process of planning is very much decision making process. अब first the teacher decide what to teach, then she plan what step she want to do, yeah, what step she will take about their about achieve to their goal. अब इसका प्रॉपर सिंपल कर दें जी। 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होता है, आप इसे लिखेंगे yes planning is all about decision making. Dominica is DECISION decision making because आप लिखेंगे जी बिकॉज आप लिखेंगे यस मैंने यस को क्या कर दिया देख ही नहीं यस बिकॉज द प्रोसेस आप इसे सिंपल ऐसे करते हैं हम इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करते ये जी इसका आंसर है आप सिंपल इसे उठाएं इधर लेकर आएं और आप पेस्ट कर दें दैट इज़ प्रॉपर आंसर हम इस प्रॉपर आंसर को उठाते हैं जी अपने नोट पैड पे ले जाते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे बना रहे थे आपके नोट पैड्स को ये मैं आप लोग के नोट पैड बना रही हूँ ये लेसन नंबर 8 है आई थिंक कि हम चल रहे हैं जी लेसन नंबर 5 6 7 8 10 9 ये आ गया जी 9 यहाँ हम लोगों ने लिखा ओके यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन ऐड करते हैं इज प्लानिंग ओहो सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ पे हो गया इज अबाउट डिसीजन मेकिंग DECION ओके गाइस पूरा का पूरा इसे उठाते हैं जी अब आपसे क्वेश्चन आता है जी डिस्कस करें आप इसे यहाँ पर आकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं और इसके साथ लिख देते हैं जी डिस्कस अब आपके पास ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे तो अब इसका आंसर सिंपली यहाँ से उठाएंगे ये सारा यहाँ से आप कॉपी करेंगे क्या आ गया आप पेस्ट कर दें ये आ गया जी आपका आंसर होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या आपके लिए कर दूंगी ये यहाँ पर आकर हम प्रॉपर आंसर अब आपके पास क्वेश्चन है जी इस प्लानिंग इज अबाउट डिसीजन मेकिंग डिस्कस तो आप कहेंगे यस प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज ओके मैं इसे थोड़ा सा कर देती हूँ आप लोग के लिए आपको सही नज़र आए very much decision making process firstly a teacher decide what to teach what student will be able to do at the end of the lesson secondly he has to decide what resources are required to achieve certain goal which method will be followed to teach certain content you need to decide which strategy to be followed to achieve the
Objective. Are the decisions are the part of decision making? So we can say that planning is all about decision making. This is the answer जी. होप सो आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा. अब आगे चलते हैं, हम इसे करते हैं डिलीट. अब आगे पास क्वेश्चन है जी, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ किया करें. प्लानिंग क्या हो सकता है? सबसे पहले टीचर टॉपिक ढूंढेगी. टॉपिक टीचर पढ़ाना क्या चाहती है उसकी रिकॉर्डिंग होगी. फिर वो ग्रेड लेवल चेक करेगी, बच्चा किस लेवल में आया. वो प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है. प्राइमरी को वो और अंदाज में पढ़ाएगी, सेकेंडरी को वो और अंदाज में पढ़ाएगी. फिर वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर एक जो पढ़ा रही है उसके अंदर एक गोल सेट करेगी. फिर उसके ऑब्जेक्टिव चेक करेगी, बनाएगी ऑब्जेक्टिव बेसिकली. और फिर कोऑर्डिनेटिव लेवल चेक. ओके, ये आ गया जी आपके एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. व्हाट आर कोऑर्डिनेटिव लेवल चेक? व्हाट इज meant बाय कोऑर्डिनेटिव लेवल चेक? अब देखें, बीइंग अ टीचर जब वो प्लान करती है एक लेसन के बारे में, वो डिसाइड करेगी स्ट्रेटजी को कि किस तरह बच्चों को पढ़ाना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में. तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, यानी कि टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो चेक करे कि आया बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं. तो इस मकसद के लिए टीचर कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करती हैं, जिनमें एक होता है जी, टीचर क्वेश्चनिंग करती है, यानी कि हर बच्चे से पूछेगी कि ओके इस लेसन में क्या हुआ था, ये हुआ था. इसके बाद वो एक और इम्पॉर्टेंट काम करती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग. अब ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया था कि व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग. अब ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली प्रोसेस क्या होता है? अब इसमें टीचर क्या करती है, कुछ भी वर्ड लिखेगी. अब वो कोऑर्डिनेटिव या सिंपल कर देती है. ओके, अब वो लिखती है ना कोई भी लफ्ज़, उसके अंदर कोई भी लफ्ज़ हो गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, उसे वो सर्कल कर देगी, मतलब अंडर सर्कल काम करेगी. अब जैसे ही उसे सर्कल लगाया, उसने बच्चे से पूछा बताएं जी आपके नज़दीक बेसिकली लेसन का मतलब क्या है. अब हर स्टूडेंट से वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगी, मतलब डिफरेंट उनके ओपिनियन होंगे हर स्टूडेंट के. इसका ये मतलब नहीं होता कि टीचर उम्मीद कर रही है कि कुछ भी, मतलब वो एक साबित करना चाह रहा है, वो देख रही है बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है, बट वो सिंपल वो चेक करना चाहती है कि बच्चे कितना पढ़ सकते हैं. इसके बाद है जी स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सिंपल हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टूडेंट्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैथ में लायक होंगे, बट लेस मतलब कर दें कि एक बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है इन अ मैथ, इज़ वेरी एक्सलेंट इन अ मैथ. मे बी वो कमज़ोर हो, तो डम हो इन उर्दू, इन साइंस सब्जेक्ट्स. सो हर बच्चा वेरी करता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को. इसके बाद रिसोर्सेज होती हैं. टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आइडेंटिफाई करे रिसोर्सेज को जिनको वो यूज़ करिए ड्यूरिंग टीचिंग. अब फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज होते क्या हैं? ओके, क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता था जी, व्हाट आर रिसोर्सेज फॉर टीचर्स? रिसोर्सेज होते क्या हैं? बोर्ड हो गया, यानी ब्लैक बोर्ड हो गया, एक्टिविटी शीट हो गई, मल्टीमीडिया हो गया, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज और क्लासरूम रिसोर्सेज भी होते हैं. अगर टीचर किसी चीज़ को प्लान करती है और वो उस अकॉर्डिंग चलती है, तो वो एक मास्टर टीचर के रूप में हमारे सामने आती है. असाइनमेंट और होमवर्क. अब टीचर जब प्लान करती है ना अपने लेसन को, अपने गोल को अचीव करने के लिए कि किस तरह ऑब्जेक्टिव को, तो किस तरह वो ऑब्जेक्टिव सेट करे कि वो अचीव हो जाए, तो उनमें वो रखती है एज असाइनमेंट और होमवर्क स्टूडेंट्स के लिए. अब इसमें वो क्या करती है, वो चेक करती है कि बच्चों को आया समझ आया था या नहीं. जो एक्सरसाइज वो देती है, जो क्लास में उसने पढ़ाया होता है उसी के रिलेटेड वो एक्सरसाइज देगी और वो क्वेश्चंस देगी, ताकि वो घर जाके आराम से कर सके, उन्हें पता हो कि ओके बुक में ये सब चल रहा है. इसके बाद ही हमारे पास 9 पॉइंट असेसमेंट. टीचर असेस करती है स्टूडेंट को कि वो काम सही कर रहा है या नहीं. अब दो तरीके से असेसमेंट भी चलती है जी. पहले हम बात करते हैं what we do and only test the student through questioning. We try to assess every kind of learning through questioning, but it is not possible. अब असेसिंग में होता है इस तरह की टीचर क्वेश्चन करती है हर स्टूडेंट से, बट ये हर लेवल ऑफ लर्निंग में ये पॉसिबल नहीं होता. अब देखें, अगर हम एग्जांपल देखें कि टीचर असेस करना चाहती है, या हम पूछते हैं टीचर से कि आपके बच्चे कितने बच्चे स्केचिंग में बेहतरीन हैं, तो वो कभी भी आपको एक सर्टेन
क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। यू आस्क स्टूडेंट दैट व्हाट प्रोसीजर ऑफ स्केचिंग इज, इफ स्टूडेंट टेल यू एक्यूरेट आंसर इट। अब वो टीचर उस बच्चे से पूछ सकती है कि बताएं जी स्केचिंग कैसी होती है, बच्चे बताएंगे कि ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं। टीचर सेड ओके। और दूसरा होता है जी ऑब्जेक्टिव के थ्रू प्लान करती है लेसन को, उसमें स्ट्रेटजी असेसमेंट स्ट्रेटजी को लाती है। इस क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट को ऑब्जेक्टिव पर बेस किया जाता है। इसके बाद है जी एडिशनल लर्निंग नीड्स। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आई साइड वीक होगी, कुछ बोलिंग प्रॉब्लम होगी, तो टीचर की ज़रूरत है कि वो एडिशनल उसके साथ कोऑपरेट करे, उसे देखे। अगर बच्चे के वीक है तो बैक बेंचर है तो उसे उठा के फर्स्ट पे ले आए, यानी कि अपने सामने बिठाए ताकि उसे ब्लैक बोर्ड नज़र आए। अगर किसी को बोलने में इशू आ रहा है तो वो टीचर उसके साथ काइंड रहे, उसे पनिश ना करे, उसका मतलब यूँ कह लें कि उसे हर बात पे टोन ना करे। उसके बाद टाइम अलॉटेड। अब टाइम अलॉटेड में होता क्या है, इसमें होता यह है कि क्लास का एक टाइम सेट होता है। टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो उस टाइम को प्रॉपर इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर वो क्वेश्चन करना चाहती है तो वो सेट करे कि ओके 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन करूँगी, 10 से 20 मिनट में दूसरा करूँगी, रिटन काम दूंगी, और 5 मिनट में इन्हें समझाऊंगी। या यूँ कह लें कि इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने काम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट था डोमेन ऑफ लर्निंग। अब कोऑर्डिनेटिव अफेक्टिव। कोऑर्डिनेटिव बेसिकली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, यानी कि इसमें जो बच्चा अपने आप से काम करता है, यानी कि वो एक को से समझा दिया जाता है, वो खुद से स्टेप उठाता है। अब कोऑर्डिनेटिव में बेसिकली बच्चा करता क्या है, अब मैथमेटिकल सम आ गए, उसे पता है फार्मूला ये है, वो प्रोसेस पता है, तो वो इंटेलेक्चुअल अकेले ही वो काम कर लेगा। फिर आ जाता है जी इफेक्टिव। अब इसमें होता क्या है, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, मेटा कोऑर्डिनेशन होती है। हमने बहुत डिटेल में मेटा कोऑर्डिनेशन को पढ़ लिया है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है साइकोमोटर। अब साइकोमोटर में बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स काम करती हैं, प्रोसीजर नॉलेज होता है। अब ये तीनों लर्निंग डोमेन्स हैं जी, जिन्हें हम आसानी के लिए कहते हैं कैप। कैप इज़ एब्रिविएशन ऑफ कोऑर्डिनेटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। अब कोऑर्डिनेटिव डोमेन को मैंने आपको बता दिया, अफेक्टिव डोमेन भी हमने देख लिया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जी, राइडिंग एंड बाईसाइकिल और स्टिचिंग। राइडिंग अ बाईसाइकिल, स्टिचिंग, देयर आर वेरी स्किल ओरिएंटेड थिंग विच आवर मोटर मसल्स आर इन्वॉल्व। याद रखें इसमें हमारे मोटर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एनीथिंग विच इन्वॉल्व मोटर मसल इज कॉल्ड, कोई भी चीज़ जिसमें हमारे मोटर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं हम उसे साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। इसके बाद जी हम लोग ने मास्टर टीचर को डिस्कस कर लिया था। एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास था काइनेस्थेटिक लर्निंग। इसे हम एक और लर्निंग भी कहते हैं, दैट इज़ टेक्टाइल लर्निंग। अब इस लर्निंग स्टाइल में होता क्या है, इसमें होता ये है कि स्टूडेंट फिजिकल एक्टिविटी करता है रेदर देन किसी भी लेक्चर में। अगर टीचर कर रही है, पढ़ा रही है बच्चों को एज अ काइनेस्थेटिक लर्निंग, तो वो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी कराएगी, ना कि उन्हें सिंपल लेक्चर बताएगी या डेमोन्स्ट्रेशन दे देगी। नहीं, वो बच्चों को एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी देगी जिसे वो फिजिकली परफॉर्म करेंगे। इसे काइनेस्थेटिक लर्निंग कहा जाता है। अब काइनेस्थेटिक लर्निंग को एक और अल्फाज दिया जाता है टेक्टाइल लर्निंग, और इसके अलावा दिया जाता है डूअर्स। अब डूअर्स जो होते हैं ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता था। काइनेस्थेटिक लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड एज, ये कॉमनली कॉल्ड एज डूअर्स। अगेन टेक्टाइल लर्निंग, ये दोनों इसके आंसर्स हैं जिन्हें हम बात कर सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग लेसन नंबर 10 को देखेंगे। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।